सिनेप्स के हवाले से आपने जो चीजें पढ़ी थी, तो सबसे पहले जो मैसेज जो इलेक्ट्रो होता है, वो इलेक्ट्रो मैसेज फाइनली केमिकल मैसेज के जैसे कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर की सूरत में। सिनेप्टिक वेसिकल जो होते हैं उसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, वोल्टेज गेटिंग कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, तो ये वेसिकल जो है स्पीयर होती है, स्पीयर के नतीजे में न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होती है, सिनेप्टिक लेफ्ट में आएंगे, वो देन एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ उसके साथ बाइंड होगा, तो सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम चैनल ओपन होंगे, डीपोलराइजेशन जैसे हो रही है पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर, ये डीपोलराइजेशन हो रही है। और यू नो वेरी वेल कि जब भी डीपोलराइजेशन होती है सोडियम चैनल ओपन होते हैं और उसकी वजह से एक न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो इस तरह से एक न्यूरॉन का मैसेज जो दूसरे न्यूरॉन में आ जाता है। और उसके बाद लास्ट में जैसे हमने पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है, आइदर रीअपटेक हो जाता है या इसकी जो ब्रेकिंग डाउन का अमल होता है, तो एक जैसे नर्व इम्पल्स है कि कंप्लीट जो है अपना सिग्नल या मैसेज जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ आ गया। वो सेम पॉइंट्स हैं सिनेप्स के बारे में, जैसे हमने डेफिनेशन वाइज ये काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, उसकी कंटिन्यूटी है उसको बाद में देखते हैं। तो जैसे आई थिंक टाइप्स में एक एक्साइटेटरी था और दूसरा था इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, दो कैटेगरी होती है, जैसे कल भी हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर था, माइक नहीं लगी हुई कोई हालत हो रही, उसमें यही होता रहता है, थोड़ा सा एरर या फॉल्ट होता है तो पूरे जैसे सिस्टम भी जैसे कॉल कर जाते हैं, बहरहाल ये हमारा लाइक फॉल्ट ये है कि हमें नहीं लगे, वेरी सॉरी। तो हम पढ़ रहे थे कि सिनेप्स क्या होता है, जो हमने कल भी चीजें इनको डिस्कस की थी। जैसे शुरू में जैसे इलेक्ट्रो मैसेज होता है, बाद में वो मैसेज जैसे जो केमिकल सिनेप्स होता है वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं उसके अंदर एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जैसे डायरेक्ट एक कांटेक्ट होता है गैस जंक्शन के जरिए। कल हमने एक लेमेंस एग्जांपल भी सेंस में लिया था कि अगर कोई लेटर वगैरह होता है एक जगह से दूसरी जगह तक आता है, अगर गेट पे हम खुद खड़े हैं जैसे उससे लेटर डायरेक्टली जैसे रिसीव कर रहे हैं, तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। लेमेंस एग्जांपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, साइंटिफिक कोई ये प्रूफ नहीं है, हम समझने की खातिर ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं। तो दूसरा एक ऐसा सिनेप्स या कंडीशन ऐसी है कि यदि गेट पे कोई एक गेट कीपर है, पहले उसके पास वो लेकर आए, बाद में उसकी मर्जी होती है कि जब दे, फौरन दे दे, ना दे, डस्टबिन में फेंक दे, ये उसकी मर्जी होती है। तो इसी तरह से जो केमिकल सिनेप्स होते हैं डिपेंड करता है कि इधर जो न्यूरोट्रांसमीटर का टाइप कौन सा होगा। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर जैसे यू नो वेरी वेल जब ये रिलीज होंगे न्यूरोट्रांसमीटर दे बाइंड टू रिसेप्टर ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, देन जो है सोडियम चैनल ओपन होते हैं, डीपोलराइजेशन होगी और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जो दिस इज कारण कि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रोल है। अगर इधर कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता तो ये इस पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर हाइपर पोलराइजेशन का सबब होता और ये सिग्नल या मैसेज आगे कन्वे ना होता। तो ये दो चीजों को आज हम सीखेंगे। प्लस में जैसे एक और चीज थी, कल भी हमने पढ़ा था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर आइदर वापस से रीअपटेक हो जाता है इन वेसिकल्स के अंदर, या जो है इस न्यूरोट्रांसमीटर की जो है ब्रेकिंग डाउन का अमल होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की मदद से जो है ब्रेकिंग डाउन का अमल होता है। एसटीपी बुक पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की दो कैटेगरीज होती है, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो दोनों कैटेगरीज को हम सीखते हैं। तो सबसे पहले एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ आते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये एक्साइटेटरी सिनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कंट्रोल टाइप ऑफ गेटेड चैनल, गेटेड चैनल या वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं उनकी बात हो रही है। जैसे यू नो वेरी वेल हमने नर्व इंपल्स में पढ़ा था कि एक सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं,
जाहिर है ये ओपन होंगे तो सोडियम आयंस अंदर होंगे और पोटेशियम टू लीव द सेल कॉजेज द डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये थोड़ी सी एडिशनल इसके साथ पॉइंट है, बट मेन जो इसके अंदर है कि सोडियम चैनल ओपन होगी, डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन यानी कंप्लीट एक एक्शन पोटेंशियल को ही शो कर रहा है, पर मेन जो इसके अंदर पॉइंट ये है कि डीपोलराइजेशन के नतीजे में जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इतना होना चाहिए कि आगे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना चाहिए, तो उसके लिए सोडियम चैनल पहले फ्यू सोडियम चैनल ओपन होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत मजीद सोडियम चैनल ओपन होंगे और मजीद सोडियम चैनल ओपन होंगे, उसके बाद जैसे डीपोलराइजेशन और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल चेंज कॉजेस बाय द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू रिसेप्टर इज कॉल्ड एक्साइट। ये डेफिनेशन है जैसे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी है, हम काफी बार आपको कह भी चुके हैं। ठीक है ना, तो लफ्ज क्या है? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अब देखो सिनेप्स के अंदर आपने पढ़ा था कि जैसे ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब मैसेज या जो कन्वे जो हुआ है वो किसमें हुआ है? दूसरे एक न्यूरॉन या सेल के अंदर हुआ है। इसने तो मैसेज दे दिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब पोस्ट का मतलब होता है कि जो दूसरा सेल या बाद में जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जाहिर है अब जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है इसका रोल जो एक्साइटेटरी है, इसने एक एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट किया है, तो इस पोटेंशियल को कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। कई लफ्ज आपने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नोट किए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इस तरह से ये है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। पोस्ट सिनेप्टिक जैसे एक लफ्ज होता है प्री होता है, दूसरा होता है पोस्ट होता है। प्री की मीनिंग होती है बिफोर, अर्ली, और पोस्ट की मीनिंग होती है बाद में। तो जाहिर है एक न्यूरॉन का जो सिग्नल है बाद में जिससे एक दूसरे न्यूरॉन मिला है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल उसे कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल से याद करेंगे। बाकी इसकी कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रिकल चेंज कॉज्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द रिसेप्टर। यू नो वेरी वेल, इधर जो एक रिसेप्टर होता है और रिसेप्टर के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुआ, बाइंड होने के नतीजे में सोडियम चैनल ओपन हुए हैं और सोडियम चैनल ओपन हुए, डीपोलराइजेशन हुई है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा तो उसे हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ईपीएसपी, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। होपफुली आपने इसको सीखा हुआ टर्म भी है एक बस। उसके बाद जैसे दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के हवाले से है, केमिकल कॉज दीस चेंजेस कॉल्ड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे एक चीज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे इसको नोट करना है कि कैटेगरी वाइज जो ये क्वेश्चन आते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की कौन सी कैटेगरी या एग्जांपल, चंद एक एग्जांपल हमारे बुक में मेंशन है, इनको याद करना बहुत जरूरी होता है। जैसे चंद एक में से एक एसिटाइलकोलिन है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होता है, यू नो वेरी वेल, जो मोटर एंड प्लेट में से एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है, देन वो मैसेज जो है सार्कोलेमा तक जाता है, सार्कोलेमा में से कैल्शियम आयंस जो है रिलीज होते हैं, देन मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो होती है। तो बहरहाल एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी में आता है एसिटाइलकोलिन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर एंड इट कैन बी एक्साइटेटर या इनहिबिटर। यकीनन एक जैसे हमारे जहन में तो हमेशा ये है कि एसिटाइलकोलिन वो एक्साइटेटरी इनहिबिटरी कैसे हुआ, उसका एक जैसे हम फंक्शन या रोल देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स एज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन का बुक में रिटन नहीं है कि हाउ किस तरह से इनहिबिटरी है, पर हम थोड़ी सी एक डिस्कशन करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से आप पढ़ चुके हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से पढ़ चुके हैं कि इसका जो रोल है वो एक्साइटेटरी है। ठीक है, जैसे एक्साइटेटरी की और भी कैटेगरी होगी, पर ओवरऑल जैसे आपको बताया
एक्साइटेटरी सिनेप्स होगा या जो न्यूरोट्रांसमीटर आपको के अंदर भी ऐसी तस्वीर है, जैसे ग्लूटामिन एक्साइटेटरी ये बहुत सेल उसके अंदर सोडियम चैनल ओपन की बात जैसे इधर जो हमने तो जनरली पढ़ा था -55 मिलीवोल्ट जो इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, पर इधर जो -30 दिखाया गया है। तो उसके बाद जैसे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इधर कोई वैल्यू वगैरह नहीं है तो जरूरी नहीं है, इसका मतलब है कि एक सोडियम चैनल ओपन हुए, डीपोलराइजेशन हुई है। ये अमल जो है डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। तो डीपोलराइजेशन हुई है तो इसका मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। इसी तरह से जो इनहिबिटरी सिनेप्स होता है उसके अंदर जो ये प्री सिनेप्टिक सेल है उसके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। इस न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी में जो एग्जांपल है वो गाबा है, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो होता है तो इसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन किस फॉर्म में होती है, ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल है। अगर आपके पास बुक हो भले उसके अंदर इसकी लेबलिंग के लिए, ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल है। इस पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर जो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, और सॉरी क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं, जिसकी वजह से क्लोराइड आइंस जो है अंदर आते हैं। जैसे आपको याद भी होगा हमने जो नर्व इंपल्स पढ़ा था उसके अंदर, जैसे ये जो हाइपरपोलराइजेशन जो होती है, हाइपरपोलराइजेशन उसमें पहले जो रीपोलराइजेशन हुई थी उसमें पोटेशियम चैनल ओपन है, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो अंदर और जैसे नेगेटिव एनवायरनमेंट हो रहा है, और साइमल्टेनियसली जैसे हमने देखा क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं, क्लोराइड इनसाइड अंदर की तरफ आते हैं, ये बाहर जाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड अंदर आते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होते, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से माइनस जो है ये एनवायरनमेंट या जैसे नेगेटिव एनवायरनमेंट या जो हाइपरपोलराइजेशन होती है, और जिस भी जगह पे जैसे हाइपरपोलराइजेशन होती है तो वो सिग्नल या कंडक्शन आगे जो है ट्रांसमिशन वो नहीं होती है, तो इस तरह से इनहिबिटरी होता है। इनहिबिटरी ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो बात हो रही थी वो एसिटाइल कोलिन की हो रही थी, उसका रोल क्या होगा, एक एक्साइटेटरी है, दूसरा इनहिबिटरी रोल है। हर जगह पे नहीं, पर एक हमारे यहाँ जिस तरह से कार्डियक मसल्स होती है उनके अंदर जो इनका एक छोटा रोल होता है, इट स्लोज द हार्ट बीट। एसिटाइल कोलिन का उधर एक काम होता है, इट स्लोज द हार्ट बीट। बुक में मेंशन नहीं है पर ये रेफरेंसेस की बात है कि कार्डियक मसल सेल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन का रोल होता है, इट स्लोज द हार्ट बीट। जैसे स्केलेटल मसल है उनके लिए तो एसिटाइल कोलिन जो एक्साइटेटरी है, और कार्डियक मसल्स के लिए जैसे स्लो द हार्ट रेट, ये इनहिबिटरी रोल एसिटाइल कोलिन का होता है। तो बहरहाल एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ आते हैं, तो एक्साइटेटरी में बायोजेनिक अमाइन्स आर न्यूरोट्रांसमीटर ड्राइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। जैसे लफ्ज को आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें, बायोजेनिक अमाइन, बायो की मीनिंग होती है लिविंग थिंग्स या लिविंग कंपोनेंट, जेन की मीनिंग है उनकी में ओरिजिन हुई है या अराइज हुए वहां से, तो यानी ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो अमाइनो एसिड से अराइज हुए। बायोजेनिक अमाइंस, अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म होती है, जाहिर है सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन है। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा रेगुलर क्लासेस के अंदर हार्मोन सेक्शन, तो हार्मोन्स की जो केमिकल नेचर है उसके अंदर एक ऐसे भी हार्मोन्स है जिन्हें अमाइंस कहते हैं, जो जस्ट मॉडिफाइड अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये जैसे आपको पता है एपिनेफ्राइन भी उस कैटेगरी में आता है, हार्मोन की कैटेगरी में भी आता है, न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी में भी आता है, हार्मोन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, ऐसे पढ़ा याद है ना, ये नहीं हमने नहीं पढ़ा था। तो मोस्ट कॉमनली जो से उनमें न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। एक हमने एसिटाइल कोलिन पढ़ा, वो भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी में आता है, और एक रोल उसका जो है जैसे इनहिबिटरी रोल भी है, जैसे वो सिर्फ कार्डियक मसल सेल के लिए होता है, बाकी जनरली दे आर एक्साइटेटरी कैटेगरी में। एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन आपको अगर जैसे याद होगा तो ये फाइट और फ्लाइट सिचुएशन एक बॉडी के अंदर होती है, इमरजेंसी स्टेट ऑफ द बॉडी होती है, उस इमरजेंसी स्टेट को इंड्यूस करने में इन हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर का एक रोल होगा। यकीनन तो हम कहेंगे कि ये एक्साइटेटरी है, डोपामिन है और सेरोटोनिन। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की आप हेडिंग देंगे तो उसमें ये पहले तो आप ये चंद एक एग्जाम्पल है, इनको आप जहन में रख लें, बिकॉज ऐसे ही सवाल होते हैं जो इसमें ट्रू फॉल्स या
जैसे आप कहीं कैटेगरी वाइज जो सवाल जरूर आते हैं, तो एसिटाइल कोलिन, इपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन, ड्रोपेमिन एंड सेरोटोनिन। सबसे पहले कैटेगरीज को आप याद रखेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स की कैटेगरी, ठीक है ना। तो अब हर एक का थोड़ा बहुत एक रोल है। जैसे एसिटाइल कोलिन को हमने पढ़ा था, जैसे ओवरऑल जो है स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में इनका रोल होता है, प्लस में थोड़ा सा कार्डियक मसल्स के हवाले से स्लो द हार्ट रेट। तो इपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन व्हिच फंक्शन एज अ हार्मोन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई स्टूडेंट बताएंगे व्हिच एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स दीस हार्मोन्स? कौन से एंडोक्राइन? एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल fight or flight situation also function as a hormone, एक अलग डोपामिन। डोपामिन भी जैसे एक बायोजेनिक अमाइन है, और एक इसी तरह से सेरोटोनिन रोल नहीं, इसका रोल नहीं है। आगे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इनका फंक्शन वगैरह होगा। फिलहाल आप जस्ट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की हेडिंग में आप इनको याद करेंगे। इपिनेफ्राइन फंक्शंस इन एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है, जैसे यू नो वेरी वेल, आपको इसी चैप्टर के अंदर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, पढ़ा भी है। तो जो इनवॉलेंटरी नेचर होता है पर्सन की विल या विश के बगैर होता है, और खास तौर पे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी रेगुलेशन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। इंटरनल ऑर्गन्स की जो रेगुलेशन होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। तो बहरहाल उसके अंदर हम ये डिस्कस फर्दर करेंगे, पर उसके अंदर जो एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन हार्मोन का रोल होता है। इसी तरह से डोपामिन एंड सेरोटोनिन, इसकी जैसे डिटेल इतनी ज्यादा नहीं, बट ये अफेक्ट्स स्लीप, मूड, अटेंशन एंड लर्निंग। इम्बैलेंस ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज एसोसिएटेड विद द सेवरल डिसऑर्डर। अक्सर जो जैसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर जैसे डिप्रेशन वगैरह या ऐसी कंडीशंस होती है, तो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो है इम्बैलेंस की वजह से होता है। कभी कभार जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, या ऐसे एंजाइम्स में जो है एक थोड़ा सा एरर होता है कि सिनेप्स जहाँ पे एक बार हो गया, मैसेज आ गया, उसके बाद या न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक नहीं हो रहे, ब्रेकिंग डाउन नहीं हो रही है, तो इस वजह से एक बहुत ही जैसे इम्बैलेंस की सिचुएशन हो जाती है। नॉर्मल मैकेनिज्म होगी तो एक इंसान जैसे नॉर्मली सोचेगा, नॉर्मल जैसे उसकी बॉडी फंक्शन होगी, एक छोटे से केमिकल की एक कमी या ज्यादा होने की वजह से, या टाइमली वो अगर केमिकल रिलीज नहीं होता है तो बहुत ही बड़े डिसऑर्डर का रीजन या सबब हो सकता है। हमारी ये बॉडी के अंदर जैसे ये जो यही केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन की केमिस्ट्री को डिटरमाइन करते हैं, और ऐसे साइकोलॉजिकली रिलेटेड जितने भी ऐसे डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर एक मेन रीजन इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है। नथिंग, कुछ भी नहीं, जस्ट ब्रेन की जो ये केमिस्ट्री है डिपेंड ही करती है इन केमिकल्स पे करती है, जिसमें जैसे स्लीप है, मूड है, अटेंशन है, लर्निंग, ये सब डिपेंड करता है डोपामिन एंड सेरोटोनिन। आगे आप पढ़ेंगे कि जिसमें जैसे खास तौर पे इंसान जो एक जैसे गुड जेस्चर या खुश जो ज्यादा होता है इन्हीं जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स की वजह से। बहरहाल हम इतना नहीं यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पहले से एंट्री टेस्ट में स्पेस ही नहीं है इतनी चीजों को याद रखें। बहरहाल फिलहाल स्लीप, मूड, अटेंशन एंड लर्निंग दे आर रिलेटेड टू द डोपामिन एंड सेरोटोनिन। पार्किंसंस डिजीज है जैसे आगे नर्वस सिस्टम में मौजूद है, इज ड्यू टू द लो लेवल ऑफ द डोपामिन। जैसे डोपामिन की कंसंट्रेशन जैसे कम होगी तो आप देखें पार्किंसंस डिजीज होती है। तो ज्यादा आगे तफसील तो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स है उसमें मौजूद है, जिसमें जैसे शिवरिंग और ट्रेमलिंग वन हैंड, वन आर्म, वन साइड, और देन उनको वॉकिंग में जैसे डिफिकल्टी होती है, और भी साइकोलॉजिकल ऐसे इश्यूज वगैरह होते हैं। तो बहरहाल डीजनरेटिव डिजीज है। डीजनरेटिव डिजीज का मतलब है कि जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि वो न्यूरॉन जो डोपामिन बनाते हैं उन्हीं न्यूरॉन्स की डीजनरेशन होती है। तो जाहिर है न्यूरॉन तो रीजनरेट नहीं हो सकते हैं, तो इस वजह से इस डिजीज को ट्रीट करना मुश्किल काम होता है। फिर ऐसी ड्रग्स ली जाती है जिनके अंदर जैसे एक डोपामिन जैसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको दिया जाता है, थोड़ी सी उसकी सिम्टम को कम किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसी
जो नर्वस डीजनरेशन की डिजीज वाले जो होती है डिसऑर्डर होते हैं उनका कोई इलाज वगैरह नहीं होता है, बिकॉज ये डोपामिन प्रोड्यूस ही न्यूरॉन करता है और न्यूरॉन ही डीजनरेट हो रहे हैं, तो जाहिर है फिर ये इशू है। एक शिजोफ्रेनिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगेन एक्सेसिव लेवल ऑफ द डोपामिन, जैसे देखिए लो लेवल हुई तो पार्किंसंस डिजीज, ज्यादा जैसे इसकी एक्सेसिव लेवल होगी तो शिजोफ्रेनिया हो गई। तो इसी वजह से थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ब्रेन की पूरी केमिस्ट्री है, इंसान जो पूरी केमिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, अगर केमिकल्स इससे कम हो गए तो ऐसी डिजीज ज्यादा हो गई शिजोफ्रेनिया। तो इनका एक बैलेंस जो बहुत जरूरी होता है, अगर इससे न्यूरोट्रांसमीटर कम या ज्यादा होंगे तो यकीनन बड़े डिसऑर्डर का सबब बनेंगे। उसके बाद जैसे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ आते हैं, थोड़ी सी एक चीज रिकॉल कर लें कि इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वर्क कैसे कर रहे हैं। इनहिबिटरी जो होते हैं, जैसे आपको पता है कि पोस्ट सिनेप्टिक सेल होता है, उसके अंदर क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग के सबब बनते हैं, और क्लोराइड चैनल जब पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर आएंगे तो रिजल्ट होगी हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन होगी तो उसके अंदर वो सिग्नल आगे जो कंडक्ट नहीं होगा। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनका काम ये होता है जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल होता है उसके अंदर सोडियम चैनल ओपन होते हैं, डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन होगी तो उसका मतलब है सिग्नल आगे कंडक्ट होंगे। तो ये जो सेल है ये जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल है, और ये जो सेल है ये प्री सिनेप्टिक सेल है, इसका ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये सिनेप्टिक नोब है, और उसके अंदर ये वेसिकल फ्यूज हुए, एक्सोसाइटोसिस हुई है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। तो जस्ट एक छोटी सी तस्वीर है, हमारे एसटीवी बुक में भी ऐसी मौजूद है, इसको आप थोड़ा सा लेबल कर देंगे तो अगेन आपको याद भी होगा और मैकेनिज्म भी समझ में आएगी। कल भी मैंने आपको बताया, शॉर्टकट बताई गई कि ऐसे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं तो आगे डीपोलराइजेशन, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन कराएंगे। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो जाके देन जो है यकीनन हाइपरपोलराइजेशन करेंगे, और हाइपरपोलराइजेशन की वजह से आगे सिग्नल कंडक्ट नहीं होते। मैकेनिज्म ध्यान में हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के हवाले से, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर inhibitory stimulates the binding of the neurotransmitter molecule to the postsynaptic membrane। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अभी हमने देखा उसके अंदर हाइपरपोलराइजेशन होती है। हाइपरपोलराइजेशन का मतलब होता है इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन वो मोर नेगेटिव होता है। मोर नेगेटिव क्यों होता है? बिकॉज क्लोराइड चैनल ओपन होने की वजह से इसे और मोर नेगेटिव होता है। हालांकि इससे पहले इवेंट क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन से पहले इससे पहला इवेंट क्या था? पहले इवेंट उसका नेम था रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, जिनकी पॉजिटिव चार्ज होती है वो आउटवर्ड जाते हैं, बाहर जाते हैं, पीछे जो न्यूरॉन का इनसाइड होता है यकीनन वो नेगेटिव होता है। प्लस में एक और भी बात हुई कि क्लोराइड चैनल ओपन होने की वजह से क्लोराइड आयंस जो अंदर आए और भी ज्यादा नेगेटिव हुई, तो इसे हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। द मेम्ब्रेन by opening ion channel, कौन से ion channel है? जैसे क्लोराइड ion channel that make the membrane more permeable। so जैसे you know very well potassium channel which rushes out of the cell, ये किस में हुआ था? ये जैसे आपको याद होगा जब रीपोलराइजेशन का अमल हो रहा था तब ये पोटेशियम जो आयन जो बाहर जा रहे थे, क्लोराइड विच इंटर द सेल, क्लोराइड आयन जो है सेल के अंदर इंटर, ये भी वोल्टेज गेटेड चैनल है। जैसे यू नो वेरी वेल ये भी एक वोल्टेज गेटेड चैनल है, वोल्टेज गेटेड चैनल है, और इनकी वजह से क्लोराइड आयन अंदर है। जैसे ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल है, और पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर जैसे फिनोमेना जो कौन सा हो रहा है, जैसे क्लोराइड चैनल ये ओपन हुए तो ये क्लोराइड आयन अंदर है। रिपीट कर रहे हैं, हमने कई बार ऐसी चीजें पढ़ी हैं, बिकॉज जैसे नर्व इम्पल्स ही जैसे ऐसा एक टॉपिक है जिसमें थोड़ी बहुत लॉजिक है, उसके बाद तो बायो तो क्रैमिंग है, मेमोराइजेशन आप घर जाके बैठ के तैयारी कर सकते हैं, बजाय आप इधर हलो हलो उमरकोट के आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। सवाल जो इस नर्व इम्पल्स से टॉपिक, पोटेशियम आयंस जो ये बाहर जाते हैं और क्लोराइड चैनल अंदर आने की वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन होगी। और हाइपरपोलराइजेशन में जैसे वोल्टेज जो है, जैसे हमने नर्व इम्पल्स में पढ़ा था -90 मिली वोल्ट तक जाता है। अच्छा एक और फिगर शायद है -75 भी लिखी हुई है, ठीक है बुक के अंदर, या नहीं है? अच्छा अब ये बुक है हमारा एसटीबी है, हमारा बुक हमारे लिए सोना ही है, बस इसको हमें कबूल करना है जो कुछ लिखा हुआ है। कभी कभार ऐसी दो ऐसी फिगर्स होती है तो पता नहीं कौन सी फिगर सही है। जो क्वेश्चन बनाने वाले जो होंगे
एटलीस्ट हम जैसे होंगे तो वो तो दो दे सकते हैं, बट कोई अच्छा एक पर्सन होगा जो ऐसे टेस्ट में सवाल बनाएंगे तो कोई एक ही फिगर देगा। आप जहन में रख ले, कोई इश्यू नहीं है कि अगर दो ऐसी फिगर मुख्तलिफ पड़ी है तो हम इसको जो फाड़ के या क्रास लगा के एक पे टिक नहीं करवा सकते। अगर हमने एक आपको टिक करवा लेंगे, आप -70 याद कर लें, आपने तो याद कर लिया, और उधर जो क्वेश्चन जो -90 वाला है तो फिर आप हमें गालियां देंगे कि ये क्यों ये इसको कट करवाए। तो मैं तो कहूंगा जो इसके अंदर मौजूद है वो जहन में रखें। जो अच्छा एक पेपर सेटर होगा तो वो दो ऐसे सेम ऑप्शन जो बुक वाले नहीं देगा, ठीक है ना। हम जैसे इंसानों से गलती हो सकती, पेपर सेटर से कभी गलती ये नहीं हो सकती कि दो ही एक जैसे ऑप्शन जो सेम ये दे। बस आखिरी हेडिंग की तरफ इसकी तरफ आते हैं। बिकॉज a large concentration of gradient to be both of design membrane potential even become more negative। वही बात हमें resting potential make it more difficult for action potential to be generated। जाहिर है इतना जो है हाइपर पोलराइजेशन हो या मोर नेगेटिव हुआ तो उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी नहीं होगी। वोल्टेज गेटेड एसोसिएटेड विद chemical signaling at an inhibitory synapses called the inhibitory post synaptic potential। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। लफ्ज एक्साइटेटरी की जगह में जस्ट एक इनहिबिटरी लफ्ज ऐड करना है, तो ये इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल उसे हम कहेंगे। आखिर में जस्ट आप इनके जो न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल्स हैं इनको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कैटेगरी वाइज एग्जांपल वाइज की कौन से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो जैसे हम कहें कि वो एक्साइटेटरी और कौन से जो इनहिबिटरी है। न्यूरोट्रांसमीटर सच एज गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड ग्लाइसिन ग्लूटामेट और एस्पिरिन चंद एक एग्जांपल दिए गए। और भी ज्यादा होते हैं बट हम सिर्फ अपने एसटीडी बुक तक महदूद हैं। तो यही जो एग्जांपल एटलीस्ट आप याद करें जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी में आते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी में, ठीक है ना। होपफुली आपने इसको जो सीख लिया होगा। कल हम जैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से वर्क करते हैं। प्री सिनेप्टिक ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, और क्लोराइड चैनल इधर ओपन हुए उधर छोटे हुए।